हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इप्सा और आप देख रहे हैं द लॉ एडवाइस, जहां हम बात करते हैं कानून की आसान और समझने वाली भाषा में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिलेशंस को। मतलब सेंटर और स्टेट के पास क्या-क्या पावर्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को कैसे डिवाइड किया है और इमरजेंसी या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ये रिलेशंस कैसे बदल जाते हैं। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें समझ आता है कि हमारा देश कैसे चलता है और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की बाउंड्रीज क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, गवर्नमेंट के दो प्रकार होते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अधिकतम पावर या पूरी पावर एक ही स्थान यानी स्टेट के पास होती है। ये गवर्नमेंट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वहीं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड होती है। ऐसे गवर्नमेंट के भी कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स होते हैं। भारत में केवल इमरजेंसी के समय ही यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है। मतलब इमरजेंसी के दौरान अधिकतम पावर सेंटर के पास होती है और स्टेट के पास बहुत कम। अन्यथा सामान्य समय में भारत में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही फॉलो किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, फेडरल गवर्नमेंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पावर का डिवीजन सेंटर और स्टेट के बीच। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो इसमें भी सेंटर और स्टेट के बीच पावर में तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लेजिस्लेटिव रिलेशंस, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड थर्ड फाइनेंशियल रिलेशंस। अब हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात शुरू करते हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशंस को कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक डिस्कस किया गया है। सेंटर और स्टेट में रिलेशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि कौन लॉ बना सकता है जो कि किसी खास टेरिटरी पर लागू होगा। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर प्रोजेक्ट्स जैसे मुद्दों पर कौन लॉ बना सकता है। अब हम पहले टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 245। इस आर्टिकल में दो क्लॉज होते हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने इसे तीन भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले आर्टिकल 245 कहता है कि पार्लियामेंट यानी कि सेंटर को पावर है कि वह पूरे भारत या भारत के किसी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है कि वह अपने पूरे राज्य या राज्य के किसी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। तीसरा पार्ट है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों या उनकी प्रॉपर्टी के लिए ही लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर भी है कि वह भारत के बाहर रहने वाले लोगों या उनकी प्रॉपर्टी के लिए भी लॉ बना सकता है। इसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। लेकिन यह पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है, स्टेट के पास नहीं होती। अब सवाल आता है, पार्लियामेंट अगर विदेश में रहने वाले लोगों पर लॉ बनाता है तो कैसे पता चलेगा वो लॉ सही है या गलत? इसके लिए एक टेस्ट है, टेरिटोरियल नेक्सस टेस्ट। इसका केस है, एक कंपनी इंग्लैंड में रजिस्टर्ड थी जो एक इंडियन फर्म की पार्टनर थी। इंडियन टैक्स अथॉरिटी उसकी पूरी इनकम पर टैक्स लगाना चाहती थी क्योंकि उनकी मेजर इनकम इंडिया से आ रही थी। कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट टैक्स लगा सकती है क्योंकि उस इनकम पर भारत की रियल कनेक्शन था। मतलब टेरिटोरियल नेक्सस टेस्ट कहता है कि पार्लियामेंट अगर विदेश के व्यक्तियों या प्रॉपर्टी पर लॉ बनाए तो सब्जेक्ट मैटर और भारत के बीच एक रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए। अब हमने आर्टिकल 245 से क्या सीखा? पार्लियामेंट पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। स्टेट अपने राज्य या उसके हिस्से के लिए कानून बना सकता है। पार्लियामेंट के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ बनाने की पावर भी होती है, लेकिन स्टेट के पास नहीं होती। अब एक सवाल आता है, क्या आर्टिकल 245 के तहत पार्लियामेंट की पावर एब्सोल्यूट है? आंसर है नहीं। आर्टिकल 245 की पावर एब्सोल्यूट नहीं है। इसकी तीन एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल 240 चार यूनियन टेरिटरीज अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो इनके लिए कानून बना सकता है, अमेंड कर सकता है या रिपील भी कर सकता है। सेकेंड, फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज में गवर्नर्स के पास ये पावर होती है कि वे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट का कानून इन ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होगा। सिक्स्थ शेड्यूल कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में गवर्नर्स कह सकते हैं कि पार्लियामेंट का कोई कानून लागू नहीं होगा या सिर्फ इसे अमेंड किया जाएगा। अब
टेरिटोरियल लेजिस्लेशन के बाद सब्जेक्ट मैटर लेजिस्लेशन की बात करते हैं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, जो बताता है कि कौन क्या कानून बना सकता है। इसमें 3 लिस्ट्स होती हैं। फर्स्ट, यूनियन लिस्ट, यानी कि जिसमें 100 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी आदि। पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव राइट है इन लॉज पर लॉ बनाने के लिए। सेकेंड, स्टेट लिस्ट, इसमें 61 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन्स एक्सेट्रा। स्टेट्स को एक्सक्लूसिव पावर होती है इन पर लॉ बनाने की। कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि थर्ड लिस्ट, जिसमें 52 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, मैरिज एक्सेट्रा। इन पर दोनों पार्लियामेंट और स्टेट मिलकर कानून बना सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। आर्टिकल 246, पार्लियामेंट और स्टेट दोनों अपनी रिस्पेक्टिव लिस्ट्स पर लॉ बना सकते हैं। आर्टिकल 248, रेजिडुअरी पावर, अगर कोई नया सब्जेक्ट आता है जो किसी भी लिस्ट में फिट नहीं हो रहा है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है उस पर कानून बनाने की। अब एक विशेष बात, अगर किसी सब्जेक्ट पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यूनियन लिस्ट का कानून लागू होगा। कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो तो कॉन्करेंट लिस्ट प्रिवेल होगी। अब सवाल आता है, ये अरेंजमेंट हमेशा ऐसे ही रहेगा? आंसर है नहीं। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में ये बदल सकता है। नेशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल में पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाने की पावर मिल जाती है। राज्यसभा रेजोल्यूशन, अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करें कि किसी स्टेट लिस्ट वाले मैटर पर नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो पार्लियामेंट कानून बना सकता है। स्टेट्स की रिक्वेस्ट, अगर 2 या ज्यादा स्टेट्स कहें कि पार्लियामेंट कानून बनाए, तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है। इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी इंप्लीमेंट करनी हो, तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकता है। अब अंत में बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस की। ये डॉक्ट्रिन बताता है कि अगर कोई लॉ दोनों लिस्ट्स पर ओवरलैप करता है, तो उसकी वैलिडिटी कैसे तय की जाएगी। इसका एक लीडिंग केस है बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1946। ये कानून मनी लेंडिंग को रेगुलेट करता था। जो स्टेट सब्जेक्ट है लिस्ट 2 एंट्री 7, लेकिन इसमें प्रोमिसरी नोट भी आ गया था, जो यूनियन लिस्ट एंट्री 28 में है। सेंटर ने इसे चैलेंज किया। कोर्ट ने कहा, इस एक्ट को मुख्य उद्देश्य मनी लेंडिंग को रेगुलेट करना है, प्रोमिसरी नोट के बाद इंसिडेंटल है, इसलिए लॉ वैलिड है। दूसरा केस बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, जिसमें लिकर की सेल, इंपोर्ट एंड पोजेशन को रेगुलेट किया गया था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट था। कोर्ट ने फिर से डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस अप्लाई किया और लॉ को वैलिड माना। तो दोस्तों, आपने फटाफट एक लंबा सा लीगल टॉपिक समझ लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस कैसे काम करते हैं हमारे संविधान में। अगर आपको लगा कि थोड़ा फास्ट हो गया, तो वीडियो को दोबारा देखना और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स कैसे डिवाइड होती हैं और इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या चेंजेस आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लीगल टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझने के लिए कीप वॉचिंग द लॉ एडवाइस। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।